हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीरीज एलसीआर सर्किट, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स या सीधा डेरिवेशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसे बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही में जानेंगे एलसीआर सीरीज, एलसीआर सर्किट क्या होता है, फेजर डायग्राम इसका क्या होता है, इम्पीडेंस के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीरीज एलसीआर मतलब होता है कि जहाँ पर एक इंडक्टिव कॉइल, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो। ठीक है ना। हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है जो कि सिलेबस से रिड्यूस है, सिर्फ हमें सीरीज एलसीआर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी यहाँ से कोई करंट पास करेगा तो इंडक्टर से जब पास करेगा तो यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना। तो इंडक्टर के केस में हम लिखेंगे VL और I जो कि करंट पास हो रहा है, और साथ ही में जो इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस इसके लिए आ रहे हैं उसकी वैल्यू होती है XL। ठीक है, अगर आपको XL और XC क्या होते हैं ये नहीं मालूम है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये हमें बताता है कि किसी भी इंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यूज़ में जो भी लॉस हो रहा है, जो भी रुकावट आ रही है करंट को, उसके बारे में बताता है। सिमिलरली जो हमारा कैपेसिटर के लिए होगा पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला, वो होगा VC इज इक्वल टू IXC। यहाँ पर XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं, रेजिस्टेंस मतलब ही रुकावट होता है, इसका तो और कोई मीनिंग होता ही नहीं है। इसलिए इसके लिए हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होगा, तो हम सिंपली V इज इक्वल टू आई आर लिख देंगे। I करंट पास हो रहा है, R रुकावट है, तो यही हो गया यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल सा अरेंजमेंट किस तरीके का होता है वो समझाया हमने। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपका कि जब हमने पढ़ा था हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो यहाँ पर V एंड I सेम फेज में थे दोनों, है ना। कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में। यहाँ पर हम VR और IR लिख देते हैं। देखिए, लेकिन जब भी हम इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा करंट है, यहाँ पर ये करंट जो है ना लैग कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ना ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है करंट को। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये यदि कोई कॉइल है, इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा ना तो यहाँ पर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि आने वाले करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर करंट जो होता है घट जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है या फिर करंट की वैल्यू कम मिल रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट था प्योर वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर ये करंट है तो वोल्टेज जो है ना इसको लैग करता है, लैगिंग बिहाइंड है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैंसिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यहाँ पर ये लैग करने लगता है। इंडक्टर के केस में हमने देखा V लीड करता है I को, कैपेसिटर में I लीड करता है V को, और रेजिस्टर के केस में V और I सेम फेज में होते हैं। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमने। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारा तो हमारा बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद हमें देखना है फेजर डायग्राम। ठीक है, तो जब हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर देंगे तो देखिए VL ऊपर, VC नीचे, I यहाँ पर और VR यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम को हमने यहाँ पर कर दिया है कंबाइन। अब हमें इन्हीं तीनों वोल्टेजेस का कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण रिजल्टेंट वोल्टेज कैलकुलेट करना है इस पूरे सर्किट का। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, हम सबसे पहले सपोज करते हैं, फर्स्ट केस क्या है कि सपोज करते हैं कि जो वोल्टेज है ना इंडक्टर का वोल्टेज ज़्यादा है या इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है, VL इज़ ग्रेटर देन VC। सबसे पहला केस हमने सपोज किया है। तो यहाँ पर होता क्या है, जिस प्रकार से हम मान के चलें कि ये वैल्यू है 100 की पॉजिटिव और ये वैल्यू है 160 की नेगेटिव, तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो यहीं पर पॉजिटिव साइड मिलेगा, कितना मिलेगा, 40। उसी प्रकार से जब इस डायग्राम में हम सपोज कर रहे हैं कि VL बड़ा है VC से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, अब ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा, तो इन दोनों का जो हमें रिजल्टेंट मिलने वाला है, ये रिजल्टेंट हमें मिलेगा VL माइनस VC, और ये यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है,
वी एल माइनस वी सी। तो ये वैल्यू जब वी एल माइनस वी सी है तो ये वैल्यू भी वी एल माइनस वी सी ही होगी, ठीक है। और ये वैल्यू वी आर है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई है, बेस की वैल्यू मिल गई है। ये था हमारा, ये हमने सपोज किया था कि ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, वी एल वी सी और वी आर के कारण। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है। हम मान के चलते हैं कि ये कोई 5 फेज एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है ना, करंट को लीड कर रहा है वोल्टेज। लीड क्यों कर रहा है? क्योंकि वी एल लीड कर रहा है, वी एल की वैल्यू बड़ी है तो ये भी लीड ही करेगा। अगर वी सी बड़ा होता तो करंट, ये वोल्टेज नीचे आ जाता, ठीक है। परपेंडिकुलर हो गया वी एल माइनस वी सी, बेस हो गया वी आर। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है पाइथागोरस थ्योरम में। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है हमारा, ये है वी एल माइनस वी सी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमने सपोज करी है कि नेट वोल्टेज है वी, ठीक है। अंडर रूट हटाएंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा? वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। वी एल है हमारा आई एक्स एल, पुट कर देते हैं वैल्यू, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम ले लेंगे आई को कॉमन, आई अपना स्क्वायर लेके बाहर आएगा कॉमन, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा पाया हूँ मैं, ठीक है। v इज इक्वल टू, अब इस i को यदि हम रूट के ही बाहर ले लें तो इस टाइप का कुछ हमें सेटअप मिल जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। v के अपॉन में i को ले जा लेंगे तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है ना। v अपॉन आई इज इक्वल टू होता है आर। आर मतलब क्या होता है? रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब आर, अगर आर का मतलब है कि सिर्फ रेजिस्टर के कारण आने वाली रुकावट, यहाँ पर तो लेकिन एल भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ है, तो तीनों के कारण कंबाइंड रुकावट को हम एक नया नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए वी अपॉन आई जो बन रहा था ना, इसे हमने लिख दिया जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। जेड का फॉर्मूला क्या मिल जाता है हमें? अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये है हमारा इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको जरूर ये याद रखना पड़ेगा। इसे सॉल्व करते आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस आखिर क्या होता है? देखिए यहां पर हमने एक फाई एंगल बनाया था जो कि V और I के बीच का फेज डिफरेंस था। तो अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए जो हम फेज डिफरेंस निकालेंगे इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है VL माइनस VC, बेस है VR, तो हमें कितना मिल जाएगा? VL माइनस VC अपॉन में VR। फिर से वही वैल्यूज पुट करी हमने, VL की वैल्यू हो गई IXL माइनस का IXC अपॉन में IR, ठीक है। I से I कॉमन आके हुआ कैंसिल, XL माइनस XC अपॉन में R। ये आ गया हमारा फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V, ठीक है ना। LCR सर्किट में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। देखिए यदि यहाँ पर VL और VC जो दोनों ही पोटेंशियल है ना, यदि इनमें ये दोनों सेम हो जाएं। सेम कब होंगे? जब इनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा हो और सेम इन दोनों का रिएक्टेंस हो, ठीक है, मतलब XL और XC आपस में बराबर हो, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं इफ XL इक्वल टू XC हो जाए तो क्या होगा इससे? यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ना XL और XC की, तो ये टर्म तो XL माइनस XC कट के जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों को अगर XL पुट कर रहे हैं तो हमें जो ये टर्म मिलेगी जीरो मिल जाएगी। तो जो इम्पीडेंस है ना वो सिर्फ रेजिस्टर पर डिपेंड करेगा। किस केस में? जब XL इक्वल टू XC होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं Z इज मिनिमम,
z हमारा मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम रुकावट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसे हम फर्दर यदि सॉल्व करें तो हम जानते हैं एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा को सेपरेट किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। अब हम जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल लीनियर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, 2π इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे म्यू के लिए जो हमें वैल्यू मिल जाती, सॉरी न्यू के लिए जो वैल्यू मिल जाएगी ये होगी हमारी 1/2π√LC, ठीक है ना। ये जो हमें टर्म मिला है ये कहलाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस कंडीशन में जो हमारा सर्किट है ये कहलाता है रेजोनेंट सर्किट या टैंक सर्किट, ठीक है ना। हमने 5 सब टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। साथ ही में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है वो इस तरीके का डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। हमने एक ही केस लिया था कि जब VL बड़ा हो VC से। सेकंड केस क्या मिलेगा हमें, यदि हम VC को ग्रेटर देन ले लें VL से तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर VC माइनस VL करना पड़ेगा क्योंकि जो रिजल्टेंट रहेगा ये नीचे आ जाएगा VC माइनस VL का। तो ऑब्वियसली जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा ना। अगर नीचे की वैल्यू बड़ी हो ऊपर की वैल्यू छोटी हो तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पर हम फाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि इस सिचुएशन में आई लैग बिहाइंड है और V लीड कर रहा है, V ऊपर है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, V लैग कर रहा है, I ऊपर है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में सिर्फ इतना ही चेंज आएगा, बाकी क्योंकि यहाँ पर तो इनके माइनस के बीच में स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है ना यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप किसी भी एक को बड़ा ले लें, यदि XL बड़ा है XC से ना तो भी यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और XC बड़ा है XL से तो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन ने अच्छे से क्लियर करे हैं इसमें। अभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और या तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में ही उन्हें क्लियर कर दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारी एक रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है, फुल चैप्टर रिवीजन, जिसमें मैं 5 चैप्टर के रिवीजन करवा चुका हूँ आपको। 6 चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। चैनल को सपोर्ट करते रहे, आपको डेफिनेटली क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।